पाठ में कुछ गद्यांश है जिसकी व्याख्या। पहला है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन कि लेखक की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसे उमंग सी उठती हैं, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसे आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेखक लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उस पे हम अपने हृदय से आवेग को भर देते हैं और हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम में दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय वस्तु उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इस तरह मन के भाव ही को यथार्थ वस्तु या विषय नहीं। यह गद्यांश संदर्भ के सहित लिखने के लिए 2017 में आया हुआ है। इस गद्यांश को हम इस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो हम गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, जो कि इस प्रकार होगा। संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड श्री पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं निबंध से अवतरित है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से संकलित है। इसमें अब आगे प्रसंग लिखेंगे। गद्य खंड में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एजी गार्डिनर के मतानुसार लेखक के लिए किस प्रकार की मानसिक और भावात्मक स्थिति आवश्यक होती है। आगे गद्यांश को हमने पढ़ा, इसका मैं व्याख्या करूंगी। लेखक के लिए आवश्यक मनोभाव का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी भाषा के प्रमुख निबंधकार एजी गार्डियन ने यह स्पष्ट किया कि लेखक के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। इस मानसिक स्थिति के संदर्भ में वे लिखते हैं कि जब मन उल्लास व आनंद से भर उठे, हृदय में स्फूर्ति अर्थात ताजगी का भाव अनुभूति होने लगे, तब मस्तिष्क में एक दबाव सा उत्पन्न होता है, तो लेखक स्वतः ही लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। मनोभाव को आंतरिक स्थिति से यह स्वतः ही कुछ न कुछ लिखने के लिए आतुर हो उठता है और उसकी लेखनी मनोभावों का अभिव्यक्त करने के लिए आतुर हो जाती है। इस प्रकार मनोदशा में लेखक के लिए विषय तथा शैली का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसका उद्देश्य तो मात्र यही होता है कि मन के विचार और भाव को व्यक्त करे, अभिव्यक्त करे। मन के विचारों और भाव को आधारित कोई भी विषय हो, उस विषय पे तब तक लिखना चाहता है जब तक उनके हृदय के उत्पन्न भावों का आवेग शांत न हो जाए। तात्पर्य यह कि हिंदी के किसी भी प्रकार के लेखक या किसी प्रकार के लेखक लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ विशिष्ट प्रकार के मनोभावों का उत्पन्न होना नितांत आवश्यक होता है। विशिष्ट मनोभाव से पूर्ण मनोवेदना के अभाव में कुछ भी लिख पाना असंभव है। आगे इसमें कुछ साहित्य सौंदर्य भी है, जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक के लिए आवश्यक मनोदशा के स्वरूप में एक महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, भाषा सरल और सहज है और परिष्कृत है, खड़ी बोली है, शैली विश्लेषणात्मक है। और आगे भावशम में किसी भी रचना के लिए मन का आवेग, हृदय में भाव कितने भी महत्वपूर्ण हो, यह हिंदी काव्य जगत में सुप्रसिद्ध इन पंक्तियों पर आधारित स्पष्ट हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। आगे निबंध खंड इस प्रकार है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उत्मात कल्पना रहती है, न ही आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न वियोगों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है।
उसमें उनके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, जिसमें उसका उल्लास रहता है। वे निबंध तो उस मस्तिष्क की स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा। इसमें यह संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने भाव को ग्रहण करते हैं। तब इसी पंक्ति के अनुसरण कर मैं क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। इस गद्य खंड की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। संदर्भ तो यथावत ही रहेंगे। आगे प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक मॉन्टेग की स्वच्छंदवादी पद्धति में लिखने के निबंध विशेष पर प्रकाश डाला है, जो किस प्रकार है। स्वच्छंदवादी शैली में लिखे गए निबंधों को सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लेखक अपनी भावनाओं को जैसे अनुभव करता है, किसी बिना बंधन के उसे उसी रूप में व्यक्त कर देता है। इस प्रकार के निबंधों में निश्चय ही लेखक की मुक्त हृदय की अभिव्यक्ति होती है। इसमें लेखक कवि की तरह कल्पना या महानता लगे का प्रयास नहीं करता। जब एक कहानीकार अपनी अनुभूति को कहानी के रूप देता है तो उसे उसके बारीकियों को समझकर उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है। किसी स्वच्छंदवादी शैली में निबंध लेखने को इस प्रकार गहन चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानियों को और विद्वानों को विशेष विवेचना के लिए तर्क का सहारा लेना पड़ता है, जबकि स्वच्छंदवादी निबंध लेखकों को विवेचनात्मक शैली अपने ही आवश्यकता नहीं होती। स्वच्छंदवादी निबंध लेखक अपने निबंधों को हृदय की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त करता है। वह अपने जो कुछ और जैसा अनुभव करता है उसी को कागज़ पे उतार देता है। निबंध लेखन के मन में उमंग और उसके मन में प्रसन्नता उसके निबंध में अभिव्यक्ति होती है। निबंध लेखक समय लेखन का मन विशेष स्थिति का होता है। इस अवस्था में वह न तो अपनी विद्वानता के गौरव को प्रकट करता है और न ही अपनी कल्पना शक्ति विशेष का महत्व दिखाता है कि लालसा होती है। वह संसार को जैसा देखता है अनुभव करता है वैसा ही लिखता है, अथवा जो भाव उसके मन में उत्पन्न होता है वह स्वच्छंद रूप से प्रकट करता है, प्रयास भी करता है। आगे इस गद्य खंड में साहित्य सौंदर्य भी है, जो कि इस प्रकार है। पहला, लेखक के प्रस्तुति अवतरण में बंधन मुक्त शैली की निबंधों की विशेषता प्रकट की गई है। वहीं भाषा परमार्जित और स्वाभाविक खड़ी बोली है, शैली विवेचनात्मक। तीसरी गद्य खंड है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान में आवाज़ फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूर के कान में वही शब्द मधुर और संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर में एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उत्साह, संकोच, आकांक्षा और विवादों से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम की संगीत, ये तीनों मिलकर रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीप के लोगों की भी कुट नहीं प्रतीक होती और दूरस्थ लोगों के लिए वह अपने अत्यंत मधुर बन जाता है। संदर्भ यथावत ही रहेंगे। प्रसंग इस प्रकार है। लेखक दूर के ढोल सुहावने शीर्षक एक निबंध लिखने का प्रयत्न कर रहा है और उसी निबंध में इस प्रकार के विषय पर विचार स्पष्ट कर रहा है।
व्याख्या इस प्रकार होगी। लेखक ने इस पंक्ति में एक प्रचलित मुहावरे अपने दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। वह कहता है कि दूर के ढोल सुहावने इसलिए लगते हैं कि ढोलक की आवाज़ की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जिस समय यह आवाज़ पास में बैठे लोगों के कानों में पर्दों पर फाड़ती हुई महसूस होती है, उसी समय संध्या के समय किसी नदी के किनारे पर बैठे किसी व्यक्ति को वह मधुर लगती है। इस मधुरता का एक और मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए लेखक ने लिखता है कि वस्तुतः जो व्यक्ति दूर से ढोल की आवाज़ को सुन रहा है, उसके मानस पटल पर एक आवाज़ के कारण किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित हो रहा है। वह कोलाहल से पूर्ण घर में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना कर लेता है। उस वधू की कल्पना में उसे प्रेम, उल्लास, संकोच, आकांक्षा आदि के भाव को स्रोत के हृदय में मूर्त रूप धारण करने लगते हैं और ढोल की कर्कश आवाज़ में उसे मधुरता का रस प्राप्त होने लगता है। यही इस गद्य खंड में कुछ साहित्य सौंदर्य भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। दूर के ढोल सुहावने मुहावरे के लेखक ने प्रस्तुतः पंक्ति में मनोहरी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। भाषा, परिकृत खड़ी बोली, शैली विश्लेषणात्मक, भाव सम वस्तुतः दूर अथवा कल्पना के कारण ही हमें कभी कभी मधुर अनुभूतियाँ हुआ करती हैं, जबकि यथार्थ उसके विपरीत होता है। रसिकिन के अनुसार कल्पना में प्रिय और मोहिक प्रतीत होती हुई बातें यथार्थ में सदा प्रिय नहीं होती। चौथा गद्य खंड इस प्रकार है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्त बड़ा ही मनमोहक प्रतीक होता है। जो वृद्ध हो गया है, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का संतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण कांति के समर्थक होते हैं तो वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधार का काल बना रहता है। संदर्भ यथावती है और प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इस अवतरण में लेखक ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तमान से दुखी है। तरुण अपने भविष्य की तथा वृद्ध अपने अतीत की कल्पनाएं किया करते हैं। इस प्रकार दोनों से ही कोई अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं। लेखक का अब व्याख्या हम देखेंगे। लेखक का मत है कि जो युवा और जिन्हें अभी तक जीवन के संघर्ष का सामना नहीं किया है, उन्हें संसार सुंदर और मनोहक लगता है, इसलिए वो सांसारिक सुखों में लिप्त रहना चाहते हैं। जो वृद्ध हो गए हैं, वे अपनी चंचल बालावस्था और मोहक युवावस्था को पीछे छोड़ आए हैं। ये वृद्ध अपनी अतीत की स्मृतियों से डूबा रचना चाहते हैं। अतीत को याद करना उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रकार वृद्ध अपने अतीत के सपनों में खोआ रहना चाहते हैं और युवक अपने भविष्य की कल्पना में। ये दोनों में से कोई भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं। युवक भावी जीवन की ऊंची ऊंची कोरी कल्पनाओं में अपना मन बहलाता करता रहता है, तो वहीं वृद्ध अतीत के बीते पलों को याद कर कर के दुखी होते रहता है। युवक की अभिलाषा होती है और उन्हें सपनों का भविष्य किसी भी तरह उन्हें वर्तमान में उतारा आए, अर्थात उनकी कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ रूप ग्रहण कर ले, हमेशा तत्पर रहता है। वहीं वृद्धों की आकांक्षा होती है कि उनके अतीत के सुनहरे दिन किसी प्रकार लौट आए, जिन्हें उनका वर्तमान सुख हो सके। अपने उत्साह व उत्तेजना के कारण युवक प्राचीन परंपराओं
से क्रांति लाना चाहता है, जबकि वृद्ध अतीत के महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहता है। वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच की स्थिति तनाव के कारण बनी रहती है तथा दोनों के बीच की रस्सी कसाकसी चलती रहती है। इसी कारण वर्तमान काल हमेशा क्षुब्ध अर्थात दुखी रहता है और इसी कारण वर्तमान युग सदैव सुधार का युग बना रहता है। इसमें हम कुछ साहित्य सौंदर्य भी देखेंगे। पहला, लेखक ने युवा और वृद्ध पीढ़ी के मध्य तनाव की स्थिति को सहज एवं मनोवैज्ञानिक विवेचना से प्रस्तुत किया है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि युवा वर्ग में कुछ करने को दिखाने की प्रबल इच्छा होती है और वह कांति के प्रक्षेपण होते हैं। भाषा सरल, सहज, परमार्जित, खड़ी बोली है। शैली भावात्मक, तुलनात्मक है। भावसम इस प्रकार यौवन के प्रबल उन्माद उत्साह के विषय में तुलसीदास ने लिखा है, जोवन नजवार को ही नहीं बलिकावा। अगला गद्य खंड है, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हो। तभी तो आज तक कितने भी सुधार हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर, गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोष का अंत होता है न सुधार का। जो कभी सुधरे थे वह आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया गया। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। संदर्भ यहाँ यथावत ही है और प्रसंग कुछ इस प्रकार है। संसार की निरंतरता और गतिशीलता का मान कराया गया है, जिसमें समाज का विशिष्ट वर्ग सभ्यता का उन्नतोन्नत आगे बढ़ाना चाहता है। व्याख्या, आदिकाल से ही समाज में बुराइयां व्याप्त रही है। उनको दूर करने के लिए समय समय पर महापुरुषों ने अवतार लिया। कभी महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर स्वामी तपस्वियों ने समाज को नई दिशा दिखाई। कभी राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद जैसे महान समाज दर्शक प्रयाग पुरुषों ने समाज को नव प्राण फूंका। इसी प्रकार मानव का समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी तरह लगातार दोषों का निवारण होता जाता तथा मानव सभ्यता की ओर से आगे बढ़ता जाता। इसे आगे बढ़ते गति के साथ हमारा उत्थान होते चला जाता। आगे इसमें साहित्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। ललित निबंधों के क्षेत्र में लेखक की विशिष्ट बोध कराया है। आगे लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि व्यंग्य लेखन में साहित्यिक विचार साहित्यिक धरातल के अवतरित किया गया है। भाषा वहीं परिकृष्ट खड़ी बोली है और शैली गंभीर तत्व से परिपूर्ण है। अगला गद्य खंड है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माता तथा समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुण का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों ही स्वप्न सुखद होंगे क्योंकि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। संदर्भ यथावत ही है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने बताया कि समय कभी रुकता नहीं। समय का अर्थ है कि परिवर्तन। मनुष्य सदैव उन्नति के लिए प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति समाज से संबंधित समस्याओं को हर दिन नए रूप में सामने आती है, अंततः जो इनका कभी अंत नहीं और न ही समस्याओं के लिए किए जाने वाले सुधारों का। व्याख्या इस प्रकार है
हिंदी साहित्य में आजकल प्रगतिशील साहित्य का सृजन किया जा रहा है। प्रगतिशील साहित्य यह समझ रहे हैं कि उनके द्वारा जिस साहित्य सृजन किया जा रहा है उनमें भविष्य का गौरव निहित है, किंतु कुछ समय बाद उनके द्वारा रचित प्रगतिशील साहित्य को भी अतीत की वस्तु बना दिया जाएगा। जैसे छायावाद काव्य वर्तमान में अतीत का विषय बन गया। आज का साहित्य एक तरुण की तरह भविष्य का गौरव निखारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उसी तरह साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं, वे भी वृद्ध होकर निश्चित रूप से अतीत और स्मृतियों में खो जाएंगे। तरुणों का स्थान भविष्य में नहीं, पीढ़ी के बच्चे ग्रहण करें और तरुण भी बूढ़े होकर अतीत की स्मृतियों में खो जाएं। युवाओं के भविष्य के स्वप्न जब साकार होंगे तब तक वे वृद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल सुहावने स्वप्न ही देखकर प्रसन्न होते हैं। इस दृष्टि से यह कहावत सही है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, उचित है। तरुण जब वृद्धावस्था में नहीं पहुंचता तब तक भविष्य का गौरव का चिंता करता है, और जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है तब अतीत के स्वप्नों में खो जाता है। यह समय का चक्र है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है, परंतु दोनों के सोच के ढंग में अंतर होता है। कुछ न कुछ समानता अवश्य रहती है। साहित्य सौंदर्य। लेखक ने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से परिवर्तन का एकमात्र सत्य तथा परिवर्तन की प्राकृतिक नियम बताया है। भाषा परिकृष्ट खड़ी बोली, शैली भावात्मक तुलनात्मक, भाव परिवर्तन की शाश्वत स्थिति। और वहीं पे जैंगविल ने लिखा है, केवल परिवर्तन को छोड़कर से सभी वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं।